So hey homies, welcome back to another novel explanation of Renegade Immortal and I hope कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में देखा था जहाँ पे वांग लिन उस थंडर मैसेंजर को अपना पपेट बनाने का प्रोसेस शुरू कर देता है, बट यहाँ पे वांग लिन थर्ड स्टेप पे आकर फेल हो जाता है, जिस वजह से वांग लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है। पर वांग लिन जानता था कि फ्यूचर में वो इसका कोई ना कोई यूज तो जरूर करेगा। वैसे भी उसने उस मैसेंजर से 3000 साल तक का वक्त मांगा है। वहीं दूसरी तरफ हम ग्रीड को भी देखते हैं जो कि यूनशिया प्लेनेट पर बीते 70 सालों से फंस चुका है और वो लगातार एस्केप करने की कोशिश तो करता है, लेकिन यहाँ पर वो टेंटिकल्स उसे जकड़ लेते हैं। इसी दौरान वांग लिन उस थंडर मैसेंजर के बैग ऑफ होल्डिंग को भी चेक करता है, जहाँ पर उसे बाकी सारी चीजों के अलावा दो बहुत ही मिस्टीरियस से स्पेल्स मिलते हैं, जिनमें से एक को वो जानता था और दूसरा था थंडर ओरिजिन स्पेल, जो कि एक लोअर क्वालिटी का सेलेस्टियल स्पेल था। और अब आगे होमीज, हमारे इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम वांग लिन को देखते हैं, जहाँ पे वांग लिन इस स्पेल को देखते साथ ही अपने मन में कहता है कि यार ये तो बहुत ही पावरफुल स्पेल है। हालांकि कोई फर्स्ट स्टेप का जो ऑर्डिनरी कल्टीवेटर होता है उनके लिए इस स्पेल को सोचना ही बहुत ही ज्यादा इम्पॉसिबल है, लेकिन वांग लिन की कहानी अलग है, क्योंकि ये जो थंडर ओरिजिन स्पेल है, जिसके नाम से ही पता चलता है कि ये जो थंडर एनर्जी होती है उसके अंदर से ओरिजिन एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके इसे यूज करने वाले की बॉडी में ट्रांसफर करती है। अब ओरिजिन एनर्जी कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसका मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। इवन कि यिन यांग स्टेज में जो टाइम हम स्पेंड करते हैं ओरिजिन एनर्जी के लिए, तो ये उस टाइम को भी रिड्यूस करता है। वांग लिन जो कि एक एंशिएंट थंडर ड्रैगन की ओरिजिन सोल को पोजेस करता है, तो वांग लिन के लिए ऐसे थंडर को झेल पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन एक नॉर्मल कल्टीवेटर कभी भी इस ताकत के आगे खड़ा नहीं हो सकता, उसकी बॉडी इसे झेल ही नहीं सकती। वांग लिन इस वक्त बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, क्योंकि ये वही चीज थी जिसकी वांग लिन को इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और अब वांग लिन समझ चुका है कि क्यों जो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल्स के जो मैसेंजर्स होते हैं ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इनके पास ऐसा स्पेल होता है कि ये लोग जो हेवनली थंडर है उसमें से ओरिजिन एनर्जी को ऑब्जॉर्ब करके अपनी कल्टीवेशन को बहुत कम टाइम में ही हायर लेवल तक ले जाते हैं। और इतने टाइम में पहली बार वांग लिन के चेहरे में हमें वही पुरानी वाली स्माइल दिखती है और वो कहने लगता है कि अगर मैं इस स्पेल को सीख लूं और जो मैंने फर्नेस वाला स्पेल है, यानी कि द वर्ल्ड बिकेम फर्नेस, अगर उसे सीख लूं और ऊपर से मेरे पास मेरा ये जो थंडर बीस्ट है इसे भी अगर मैं ऐड कर लूं, तो एक जो ट्रू मैसेंजर होता है ना जो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल का, वो भी मुझे देख के डर जाए। वांग लिन इस जेड को पूरी तरीके से रीड कर लेता है और अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रखता है। और जो तीसरी चीज पे वांग लिन की नजर जाती है वो थी एक ऐसी स्वॉर्ड जो कि लाइटनिंग से बनी थी। वांग लिन इसे भी अपने पास रखता है। इसी के साथ वांग लिन की नजर एक सिल्वर स्टोन पे जाती है और उस पे अपने डिवाइन सेंस को भेजने के बाद वांग लिन उसे जैसे ही टच करता है तो यहाँ पर उसके अंदर से इतनी पावरफुल एनर्जी निकलती है, जो कि थंडर एनर्जी थी, वो इमीडिएटली वांग लिन के बॉडी के अंदर समा जाती है, जिस वजह से वांग लिन की जो ओरिजिन सोल थी वो इसे डिवोर कर जाती है और उसके अंदर जो ओरिजिन एनर्जी थी वो थोड़ी अमाउंट में बढ़ जाती है। और वांग लिन समझ आता है कि इसके जरिए से मैं ओरिजिन एनर्जी को अपने अंदर बढ़ा सकता हूँ। अब यहाँ पे वांग लिन इसे भी रखता है कि तभी उसे बहुत से सेलेस्टियल जेड्स दिखते हैं इस मैसेंजर के पास, और ये इतने ज्यादा थे कि ये ठीक ठाक लेवल वाले जो सेक्ट होते हैं इनके पास भी इतने जेड्स नहीं होते। अब वांग लिन समझ आता है कि ये जो थंडर सेलेस्टियल टेम्पल है ये कितने ज्यादा पावरफुल है। अब वांग लिन क्या करता है कि इन जेड्स को निकालता है और एक फ्लैट सरफेस पे जाके बैठ जाता है और आसपास इसने अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग्स के जो सोल्स थे उन्हें पेट्रोलिंग के लिए निकाल लेता है। साथ ही वो सेलेस्टियल गार्ड भी यहाँ पे पेट्रोलिंग कर रहा था। अब वांग लिन इन सारे सेलेस्टियल जेट्स को बाहर निकाल के उन्हें अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। यहाँ पर वांग लिन अपने आसपास सेलेस्टियल जेट्स से जो स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है उसका एक टॉर्नेडो टाइप का बना देता है और जो कि डायरेक्टली वांग लिन के बॉडी में अब्सॉर्ब होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम प्लेनेट सुजाकू के पास एक वेस्टेज प्लेनेट को देखते हैं जिसके अंदर लाइफ बिल्कुल खत्म हो चुकी थी कि तभी इस प्लेनेट के पास से कुछ लोग गुजर रहे थे और इनमें से एक थी ज़िगज़िन, जो कि ब्लड एंसेस्टर की हाफ वाइफ बन चुकी थी और वो यहाँ पे दो सर्वेंट्स के साथ आगे बढ़ रही थी कि तभी उसकी नजर सामने उसी वेस्टेज प्लेनेट की तरफ जाती है, क्योंकि उसे ऐसी रिपोर्ट मिली थी कि ये प्लेनेट अब धीरे धीरे मर रहा है। हालांकि 400 साल पहले ही इस प्लेनेट को अबेंडन कर दिया गया था और ये जो प्लेनेट है ये असल में ब्लड एंसेस्टर की टेरिटरी में आता है। और ज़िगज़िन यही चेक करने आई थी कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि पूरा का पूरा प्लेनेट ही यहाँ पे मरने की कगार पे है। लाइफ फोर्स यहाँ से पूरी तरीके से खत्म हो रही थी कि तभी जैसे वो अपने डिवाइन सेंसेस को इसकी कोर तक पहुंचाती है, एक
कोल्ड और बहुत ही ज्यादा किलिंग इंटेंट वाली वॉइस उसे सुनाई देती है, जो कि जिगजिन से कहता है कि यहाँ से निकलो। यहाँ पे इस वॉइस और इस किलिंग इंटेंट को फील करते साथ ही जिगजिन का चेहरा पीला पड़ जाता है। वो यहाँ पे इमीडिएटली माफी मांगते हुए कहती है कि सीनियर, मुझे नहीं पता था कि ये आपका कल्टीवेशन एरिया है, मैं माफी चाहती हूँ कि मैंने आपको डिस्टर्ब किया। अब यहाँ से वो कहते साथ ही तेजी से भागने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ये जो वेस्टेज प्लेनेट था ये अचानक से डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके बीच से हमें एक लाल बालों वाला इंसान नजर आता है और ये थी असल में वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी, जो कि यहाँ पे कल्टीवेट कर रही थी। अब वांग लिन यहाँ से एक दूसरे प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाता है और कहता है कि मुझे अब कोई दूसरा प्लेनेट ढूंढना होगा जहाँ पर बहुत से अमाउंट पे स्पिरिचुअल एनर्जी मौजूद होगी। अब यहाँ से तुम लोगों को जवाब मिल गया होगा कि वांग लिन की जो ओरिजिनल बॉडी है वो इस वक्त ऑल हेवन स्टार में नहीं बल्कि अलायंस स्टार सिस्टम में मौजूद है। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे जो वांग लिन की ओरिजिनल बॉडी थी वो यहाँ एक और प्लेनेट को चूज करके उसकी कोर में जाके उस प्लेनेट की जो स्पिरिचुअल एनर्जी है उसे ऑब्जॉर्ब करने लगती है। साथ ही अपने मन में कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने पावर को इंक्रीज करना होगा क्योंकि मैं ताओ शेंग के जागने तक का इंतजार तो नहीं कर सकता। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम प्लेनेट सुजाकू के अंदर सी ऑफ डेविल्स का सीन देखते हैं, जहाँ पे कि हम ताओ शेंग को देखते हैं जिसके बाल पूरी तरीके से बिखरे पड़े थे और वो यहाँ पर अपने नाखूनों से पत्थर पे एक ही वर्ड लिखता हुआ आ रहा था और वो था वांग लिन। और द लैंड ऑफ एंशिएंट गॉड्स वाले इलाके में जितने भी लोग थे जो कि कल्टीवेट कर रहे थे वो लोग बीते 100 सालों से भी ज्यादा से इस वर्ड को सुनते हुए आ रहे थे कि एक बंदा यहाँ पर बस वांग लिन का नाम ही ले रहा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि ताओ शेन जमीन पर बस वांग लिन का नाम लिखता है और चिल्लाते हुए कहता है कि वांग लिन, मैं बहुत ही जल्द आजाद होने वाला हूँ। अब ऐसे ही 3 महीने बीत जाते हैं और एक ओल्ड मैन सी ऑफ डेविल से बाहर आता है जिसके कंधे पे एक बंदर भी होता है और ये वही ताओ शेन का मैसेंजर है जो कि उस केओटिक स्टार से बाहर आते साथ ही स्माइल करता है और ये बाहर आते साथ ही वांग लिन की लोकेशन का पता लगाना शुरू कर देता है और थोड़ी देर में ही अपनी आंखें खोलता है, कहता है कि अच्छा, 100 सेलेस्टियल रियलम के नीचे जो रियलम है तुम वहाँ मौजूद हो। अब ये सीधा प्लेनेट सुजाकू को छोड़ के वांग लिन के पीछे रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम माउंट सुजाकू के ऊपर जोरू को देखते हैं जिसके हाथों में वही बैग ऑफ होल्डिंग था जो कि वांग लिन ने उसे दिया था और वो आसमान की तरफ देखते हुए कहती है कि अंकल, अब मैं इसे खोलने वाली हूँ। जोरू अपने डिवाइन सेंसेस से उस बैग को खोलती है और एक व्हाइट कलर की रे ऑफ लाइट निकलती है जो कि सीधा उसके आईब्रो में जाकर उसके ब्रेन में मौजूद उस सील को ओपन कर देती है और ये सील असल में जोरू की मेमोरी में वांग लिन ने लगाया था। और तभी जोरू की आंखों के सामने लिम वान यानी कि वानियर की वही इमेजेस सामने आती है जहाँ पर वानियर जो है वांग लिन से कहती है कि वांग लिन, बीते 19 सालों में ये लड़की मेरे लिए मेरी अपनी बच्ची जैसी है और मुझे माफ कीजिएगा कि मैंने आपको निराश किया है। अपनी जिंदगी के लिए इसकी जिंदगी नहीं छीन सकती। साथ ही लिम वान से जुड़ी सारी मेमोरीज भी अब जोरू के आंखों के सामने आ जाती है और उसे सब कुछ याद आ जाता है, जिसके साथ ही वो बहुत ज्यादा रोने लगती है और लिटिल व्हाइट भी ये देख के हैरान था। जिसके बाद जोरू रोते हुए कहती है कि लिटिल व्हाइट, मुझे लगता है कि अंकल कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं उन्हें चेस करूं। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम वापस से वांग लिन को देखते हैं जहाँ पर उसे उन सेलेस्टियल जेड्स को ऑब्जॉर्ब करते करते 6 महीने से ज्यादा का टाइम हो चुका था। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन अपनी आंखें खोलता है और वो अपने केज से बाहर निकलता है और उसके आसपास उसकी बॉडी से एक बहुत ही पावरफुल ऑरा रिलीज हो रही थी। और फिर वांग लिन कहता है कि फाइनली मैं 900 साल की कल्टीवेशन के बाद एक्सेंडेंट के लेट स्टेज के पीक तक पहुंच चुका हूँ। वांग लिन अपने उसी थंडर बीस्ट के ऊपर सवार हो जाता है जिसकी सिल्वर हॉर्न अब यहाँ पे ग्लो कर रही थी और ऐसा लग रहा था कि अब ये गोल्ड हॉर्न में बदलने वाला था। इसी के साथ वांग लिन यहाँ से निकल जाता है और वो अपने मन में इमेजिन करता है कि अब बस उसे सेकंड स्टेप पे जाना है। हालांकि ये जो फर्स्ट स्टेप का पूरा प्रोसेस था इसे करने में वांग लिन को 900 साल लग चुके हैं। वांग लिन साथ ही सेकंड स्टेप के 2-3 कल्टीवेटर से फाइट भी कर चुका है और वांग लिन को समझ आ चुका है कि जो फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप के बीच का पावर गैप है ना, वो जमीन आसमान का फर्क है। पर अब वांग लिन को अंदाजा लग चुका है कि आखिर उसे सेकंड स्टेप पे कैसे पहुंचना है। पर तभी उसके माइंड में थर्ड स्टेप यानी कि जिसमें कि अब तक ऑल सी पे पहुंचने में स्ट्रगल कर रहा है उसके बारे में ख्याल आता है और एक अलग ही क्यूरियोसिटी थर्ड स्टेप के बारे में वांग लिन के मन में पैदा होती है कि तभी वांग लिन यहाँ पर अपने थंडर बीस्ट को सीधा ऑल हेवन स्टार सिस्टम के जो 1000 इल्यूजन प्लेनेट है उसकी तरफ मोड़ता है और वांग लिन अब रानयून प्लेनेट पर कभी भी वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि वहाँ पर वांग लिन की कुछ ऐसी यादें हैं जिन्हें की वो ओपन नहीं करना चाहता, यानी कि वांग
शॉपिंग। अब यहाँ पे वांगलिन 1000 इल्यूजन प्लेनेट इसलिए जा रहा था क्योंकि उसे सेलेस्टियल फ्रूट्स चाहिए थे और हुआन फैमिली इसके लिए बेस्ट चॉइस थी। तभी वांगलिन को अपनी ओरिजिनल बॉडी का भी ख्याल आता है और कहता है कि अब मुझे इसके लिए जल्द से जल्द किसी 4 स्टार बॉडी वाले एंशिएंट गॉड की ऑरा की जरूरत होगी, क्योंकि मेरी बॉडी ने इतना इनफ द स्पिरिचुअल एनर्जी अब्सॉर्ब कर लिया है कि वो एक 4th स्टार का एंशिएंट गॉड बन चुका है, लेकिन इसकी मैच्योरिटी अभी उतनी नहीं हुई। पर तभी वांगलिन को मून गेजर सर्पेंट का ख्याल आता है जो कि एंशिएंट गॉड बॉडी के अंदर ही एक पैरासाइट के रूप में रहता है। तो वांगलिन को ख्याल आता है कि अगर मुझे इनके अंदर एंशिएंट गॉड की ऑरा मिल पाई तो मेरी ओरिजिनल बॉडी के लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद वांगलिन 1000 इल्यूजन प्लेनेट पे पहुंच जाता है और सीधा हुआन फैमिली की तरफ बढ़ता है। लेकिन वांगलिन का ये जो थंडर बीस्ट है जो कि किसी यिन स्टेज के कल्टीवेटर से कम नहीं था, वो यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है, जिस वजह से पूरा का पूरा 1000 इल्यूजन प्लेनेट जो कि काफी पावरफुल माना जाता है वो कांप उठता है। यहाँ पे सभी लोगों की सांसें थम जाती है, लेकिन वांगलिन अपने थंडर बीस्ट को शांत करता है और हुआन फैमिली के सामने जाके लैंड करता है। और हुआन फेंगशिंग जो कि अब हुआन फैमिली का लीडर बन चुका है, वो यहाँ पे आते साथ ही वांगलिन को रिस्पेक्ट देता है। अब यहाँ पे वांगलिन बिना टाइम वेस्ट किए सीधा उससे कहता है कि मुझे सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट चाहिए। अब हुआन फेंगशिंग थोड़ा हेजिटेट करता है, पर तभी वो कहता है कि मैसेंजर माफ कीजिएगा, लेकिन आने वाले 100 साल में जब थंडर सेलेस्टियल रियलम में जाने का रास्ता ओपन होगा तो वहाँ से हम जितने भी सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट को कलेक्ट करेंगे हम आपको वो दे देंगे। वांगलिन के मन में सवाल आता है कि सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट और क्या थंडर सेलेस्टियल रियलम इनका कोई कनेक्शन है, पर वांगलिन फिलहाल समझ आता है कि हुआन फैमिली के पास इनफ अमाउंट में सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट नहीं है। तो वांगलिन अपने दिमाग में कुछ प्लान बनाता है और हंसता है और कहता है कि ठीक है फिर अब लगता है कि इस फेक मैसेंजर के नाम पे ही मुझे इन फ्रूट्स को हासिल करना होगा। और अब वो निकल पड़ता है कियान फैमिली की तरफ। अब यहाँ पे कियान फैमिली के जो सेकंड स्टेप के कल्टीवेटर्स थे ये सभी क्लोज डोर कल्टीवेशन में थे और इस वक्त इस फैमिली की जिम्मेदारी कियान क्यूजी यानी कि वही कल्टीवेटर जिससे वांगलिन लगभग 74 साल पहले एक बार फाइट कर चुका था जब वो लू मई को मारने के लिए 1000 इल्यूजन प्लेनेट पे आया था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांगलिन को जैसे ही कियान क्यूजी सेंस करता है वो बाकी के लोगों के साथ उसके सामने जाकर उसे रिस्पेक्ट देता है। यहाँ पे वांगलिन उसे भी देखता है और रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि सीनियर कियान क्यूजी काफी दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है। अब वांगलिन को देखकर ये जो कियान क्यूजी है ये समझ जाता है कि ये असल में कोई मैसेंजर ही है, वरना हुआन फैमिली के हाथों ये कब का मारा जाता। अब यहाँ पे वो हंसता है और कहता है कि मैं सीनियर कहलाने के लायक नहीं हूँ, भले ही मेरी कल्टीवेशन आपसे थोड़ी ज्यादा है, लेकिन आपका ये जो मैसेंजर का स्टेटस है ये मुझसे कई गुना ज्यादा हायर है। अब यहाँ पे कियान क्यूजी मन में थोड़ा खौफ खाता है क्योंकि वांगलिन का ये जो थंडर बीस्ट है इसकी जो कल्टीवेशन है ये बिल्कुल इसके इक्वल है, यानी कि सेकंड स्टेप के यिन स्टेज के बराबर। ऊपर से वांगलिन ने बस कुछ ही सेंचुरीज में अपनी जो कल्टीवेशन लेवल है जो कि पहले उसकी अर्ली स्टेज पे थी एक्सेंडेंट के, अब वो अर्ली स्टेज से सीधा पीक स्टेज तक पहुंच चुकी है। और कियान क्यूजी को भी अब कोई डाउट नहीं रहता क्योंकि भाई इतने कम टाइम में अर्ली स्टेज से लेट स्टेज ऑफ एक्सेंडेंट तक पहुंच पाना ये किसी आम कल्टीवेटर की बस की बात नहीं है। जिसके बाद वांगलिन उससे कहता है कि ठीक है फिर मैं आपको कियान क्यूजी ही बुलाऊंगा और फिर वो उससे सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट के बारे में पूछता है। अब यहाँ पे कियान क्यूजी समझ आता है कि इसे वो सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट क्यों चाहिए, हालांकि ये इस ऑल हेवन स्टार में बहुत ज्यादा रेयर है, लेकिन कियान क्यूजी के दिमाग में इस वक्त ये चल रहा था कि उसे थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के किसी मैसेंजर का सपोर्ट मिल जाएगा, क्योंकि ऑल हेवन स्टार सिस्टम में जितने भी फैमिलीज हैं उन सभी के ऊपर किसी न किसी मैसेंजर का हाथ जरूर है और अब तक इस एरिया में टोटल 99 मैसेंजर्स हैं और जो मैसेंजर वांगलिन से फाइट करने के लिए आया था वो नॉर्थर्न डोमेन से बिलोंग भी नहीं करता था, तो बस यहाँ पे इन्वेस्टिगेट करने आया था। अब यहाँ पे कियान क्यूजी सोचता है कि अगर हमारी कियान फैमिली के पास भी किसी थंडर मैसेंजर का हाथ हो और उनका सपोर्ट हो तो हमारा भी रुतबा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, साथ ही थंडर सेलेस्टियल टेम्पल से हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट भी मिलेगा। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर हम किसी सेलेस्टियल मैसेंजर या फिर मैं ये कहूँ कि किसी थंडर टेम्पल के मैसेंजर के साथ पैक्ट बनाते हैं या उनके सबऑर्डिनेट बनते हैं तो फिर फ्यूचर में हम तब तक किसी दूसरे मैसेंजर को चूज नहीं कर सकते जब तक कि पहला मैसेंजर मर ना जाए या फिर वो विलिंगली उन्हें छोड़ ना दे। अब यहाँ पे वांगलिन की कल्टीवेशन जो थी वो अभी सेकंड स्टेप पे पहुंची नहीं थी, लेकिन कियान क्यूजी जानता है कि यहाँ पर वांगलिन यानी कि जो थंडर मैसेंजर जिसे वो भी समझ रहा है उसके पास पोटेंशियल की कमी नहीं है और फ्यूचर में ये काफी ज्यादा आगे तक जा सकता है। इसी वजह से वो एक आखिरी सवाल वांगलिन से करता है और कहता है कि थंडर मैसेंजर हमारी कियान फैमिली के पास बहुत से अमाउंट में सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट है और हम उनमें से आधा आपको एज अ गिफ्ट के तौर पर दे सकते हैं, साथ ही हम आपके साथ हाथ भी मिला लेंगे और फिर हम आपके सबऑर्डिनेट भी बन जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपका वो टोकन देखना चाहता हूँ, वही थंडर मैसेंजर वाला टोकन। वांगलिन का जो एक्सप्रेशन था वो बिल्कुल ही न्यूट्रल था। वांगलिन अपने बैग ऑफ होल्डिंग से उस जेट को बाहर निकालता है जो कि उसे उसी थंडर मैसेंजर के पास से मिला था और यहाँ पे इसे देखते साथ ही कियान क्यूजी को यकीन
हो जाता है कि ये एक थंडर मैसेंजर है और ट्रू थंडर मैसेंजर है, क्योंकि उसने पहले भी ऐसा टोकन देख रखा था। इसके बाद उसके मन में रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ जाती है और जो बचा कुचा डाउट था वो भी खत्म हो जाता है। अब वांग लिन यहाँ पे अपने मन में कहता है कि अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि जो थंडर मैसेंजर है वो किसी फैमिली को अपना सबॉर्डिनेट भी बना सकते हैं, यानी कि अपनी खुद की फोर्स भी तैयार कर सकते हैं। अब वांग लिन कियान क्यूजी से कहता है कि ठीक है, रही बात सबॉर्डिनेट बनने की तो इस पे हम फ्यूचर में बात करेंगे, फिलहाल मुझे वो सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट दो। अब यहाँ पे कियान क्यूजी इमीडिएटली बैग ऑफ होल्डिंग थमा देता है जिसमें कि उसकी फैमिली के आधे से ज्यादा सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट था। अब वांग लिन इन्हें लेता है और बिजली की स्पीड से यहाँ से चला जाता है। वांग लिन के पास अभी भी 1/5 ही सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट था और वांग लिन को अभी और भी ज्यादा सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट चाहिए थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन ऐसे ही बाकी के फैमिलीज के पास भी जाकर ये सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट को कलेक्ट करता है और वांग लिन समझ आता है कि थंडर सेलेस्टियल रियलम में इसका कोई ना कोई इम्पोर्टेंस तो जरूर होगा, इसी वजह से लोग इसे देने से इतना ज्यादा हेजिटेट कर रहे थे। अब ऐसे ही हम देखते हैं कि आधे महीने से ज्यादा बीत जाता है। फाइनली वांग लिन ठीक ठाक अमाउंट में हेवनली एक्सट्रैक्शन फ्रूट को भी कलेक्ट कर लेता है और अब वो सीधा यूनशिया प्लेनेट की तरफ रवाना हो जाता है। और वांग लिन उम्मीद ही कर रहा था कि अगर वो वहाँ से उस मेटल एलिमेंट को ले पाया तो उसका हेवन डिवाइन बीट कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही हम देखते हैं कि बीते 6 महीने में ये जो यूनशिया प्लेनेट था ये पहले से ज्यादा ग्रो कर जाता है और वांग लिन जब यहाँ पहुँचता है तो एक तेज दहाड़ वांग लिन के कानों में आती है जिससे वांग लिन की आंखें चमक उठती है, जिसके साथ ही वांग लिन तेजी से उस मिस्ट के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर ये जो उसका थंडर बीस्ट था ये भी बहुत ज्यादा केयरफुल था कि तभी इनके रास्ते में एक बहुत बड़ा सा टेंटिकल आता है जिससे कि ये लोग बाल बाल बचते हैं और वांग लिन इस टेंटिकल को देखकर मन में सोचता है कि मैंने इसे कहीं तो देखा है। और वांग लिन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे याद आता है कि उसने गॉड टूसी की मेमोरी में इस मून गेजर सरपेंट की थर्ड फॉर्म को देखा था और उसमें ऐसे ही टेंटिकल दिख रहे थे और इसके थर्ड स्टेप में ही ये पूरी तरीके से इवॉल्व हो जाता है और इसके टेंटिकल अटैकिंग फॉर्म में आ जाते हैं। और वांग लिन अपने मन में कहता है कि लास्ट टाइम जहाँ तक मुझे याद है तब यहाँ पे 2 मून गेजर सरपेंट थे जिनमें से एक फर्स्ट स्टेप पे था और दूसरा वाला सो रहा था। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि ये दोनों इतने ज्यादा बदल गए? ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई तो आया है बीते 100 सालों में जिस वजह से ये लोग इतने ज्यादा रिएक्ट करने लगे हैं। लगता है कि जो भी आया था उसने इनके साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ तो की है कि इतने वक्त में ही ये लोग इतने ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं। अब वांग लिन थंडर बीस्ट की तरफ देखता है और उससे बातें करना शुरू कर देता है और कहता है कि देखो, अगर तुम वॉर गॉड कैरियर में वापस नहीं जाओगे तो कोई भी तुम्हें यहाँ पे देख सकता है और हमारे लिए खतरा बढ़ जाएगा, तो बेहतर यही होगा कि तुम चले जाओ। और ये थंडर बीस्ट भी वांग लिन को ऐसे रिप्लाई देता है कि जैसे उसे भी इसकी भाषा समझ आ रही हो। वो अपना सिर हिलाता और कहता है नहीं। यहाँ पे वांग लिन भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं करता। वांग लिन इमीडिएटली इन टेंटिकल्स के बिल्कुल रूट में जाता है और वहाँ पे जाते साथ ही उन सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट को निकाल कर अपने ओरिजिनल फ्लेम के जरिए से रिफाइन करता है। यहाँ पर रिफाइन होकर वो मिस्ट फॉर्म में बन जाती है और ये टेंटिकल्स उस मिस्ट को अब्सॉर्ब करने लगते हैं जिससे इनके अंदर नशा छाने लगता है और ये वांग लिन को रिकॉग्नाइज नहीं करते, बिल्कुल ही ऐसा रिएक्ट करते हैं कि जैसे यहाँ पे कोई खतरा नहीं है। बेसिकली इनका जो डिफेंस होता है वो लो हो जाता है, जिसके बाद वांग लिन बचा कुछ लिक्विड भी अब उसके टेंटिकल्स में डाल देता है और इमीडिएटली वहाँ से दूर चला जाता है। और यहाँ पर थंडर बीस्ट भी वांग लिन को ये सब करता हुआ देखकर काफी ज्यादा बोर हो जाता है, पर जैसे उसकी नजर उन टेंटिकल्स पे जाती है अचानक से उसकी आंखों में लाइटनिंग चमकती है और वो तेजी से उनकी तरफ दौड़ता है, जो देखकर वांग लिन कहता है कि नहीं, अभी वहाँ नहीं जाना। पर हम देखते हैं कि ये टेंटिकल्स भी इमीडिएटली उस लाइटनिंग की तरफ तेजी से बढ़ती है, जिसके बाद एक इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि पूरे टेंटिकल्स के साथ साथ ये जो यूनशिया प्लेनेट था इसका कलर भी बदल जाता है और ये रेड हो जाता है, जिसके बाद ये सारे टेंटिकल्स थंडर बीस्ट को अपने अंदर जकड़ लेते हैं, जिस वजह से थंडर बीस्ट तेजी से चिल्लाता है, जो देखकर वांग लिन को अब और ज्यादा गुस्सा आता है। तो वो एक थंडर बीस्ट से कहता है कि चिल्लाना बंद करो, जितनी ज्यादा तुम चिल्लाओगे उतना ज्यादा ये तुम्हें अपने अंदर जकड़ लेगी। तभी हम यूनशिया प्लेनेट के कोर के अंदर एक पर्सन को देखते हैं जिसकी बॉडी के सामने ही एक फर्नेस था और टेंटिकल्स ने इस फर्नेस को ऐसे जकड़ के रखा था जैसे कि वो इसके अंदर से कुछ अब्सॉर्ब कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि ग्रीड होता है और जब वो इतने सारी हलचल को फील करता है तो उसका एक्सप्रेशन भी बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन सेलेस्टियल एक्सट्रैक्शन फ्रूट को निकालता है, उन्हें वापस से रिफाइन करके मिस्ट में कन्वर्ट करके उन टेंटिकल्स की तरफ थ्रो करता है, जिस वजह से इनका डिफेंस वापस से लो हो जाता है, जिस वजह से ये जो थंडर बीस्ट था ये आजाद हो जाता है और इस बार वांग लिन इसे अपने वॉर गॉड कैरियर में रख लेता है। पहले तो ये बिल्कुल भी जाना नहीं चाहता था, लेकिन अब इसे इतना ज्यादा डर लग चुका था कि वो बिना कुछ कहे इसके अंदर चला जाता है और वांग लिन इसे अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रखता है। जिसके बाद कुछ दिन वांग लिन यहाँ बिताता है और वो 70 से 80% जितने भी टेंटिकल्स होते हैं उन सभी में इस एक्सट्रैक्शन फ्रूट का जो लिक्विड है वो इंसर्ट कर देता है। जिसके बाद वांग लिन अब उसी मेटल वेन की तरफ जाना शुरू कर देता है जो कि इस मून गेजर सरपेंट की ही बोन है
और वांग लिन जैसे जैसे डीप में जाता है वो यहाँ पे सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी को फील कर पा रहा था और उसे यकीन हो जाता है कि बीते 100 साल में यहाँ पर कोई तो आया होगा जिसने कि एक पावरफुल स्पेल का यूज करके इस बीस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश की होगी। और इतने पावरफुल स्पेल को यूज करने के लिए बहुत से अमाउंट में सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करना पड़ा होगा, जिस वजह से ही ये जो मून गेजर सर्पेंट है ये इवॉल्व हो पाया। अब यहाँ पे वांग लिन के दिमाग में घंटी बज जाती है तो वो सोचता है कि नहीं, अगर इतना पावरफुल कल्टीवेटर आसपास मौजूद है तो इस वक्त इस मेटल वेन को निकालना सेफ नहीं। तो वांग लिन क्या करता है, वो इस मेटल वेन के जरिए से और डीप में जाता है और चेक करता है कि यहाँ पे कोई कल्टीवेटर है कि नहीं। यहाँ पे वांग लिन जैसे जैसे वोन को फॉलो करता है तो वो देखता है कि यहाँ बीच में इस जो मेटल एलिमेंट है यहाँ पर थोड़ा सा गैप है। ऐसा लग रहा था कि किसी ने यहाँ से थोड़ा पोर्शन काट के निकाला है और इसी वजह से इस मून गेजर सर्पेंट को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था और तभी वो इतना ज्यादा ट्रांसफॉर्म हो गया। और वाकई में जिसने भी ये काम किया है उसे मून गेजर सर्पेंट के बारे में कोई आइडिया नहीं था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन उस क्रैक को देखते देखते जैसे ही बाहर आता है तो उसे सामने एक बड़ा सा माउंटेन नजर आता है और ये वही माउंटेन है जो कि ग्रीड का था। और वांग लिन इस माउंटेन को देखकर समझ जाता है कि ये ग्रीड का ही माउंटेन है जिसने कि उस मेटल वेन यानी कि उस हड्डी वाले पार्ट से खुद के माउंटेन को फ्यूज कर लिया है। जिन लोगों को कंफ्यूजन हो रही समझने में, मैं कहूंगी कि यार प्रीवियस पार्ट देख लो, क्योंकि ये जो मून गेजर सर्पेंट है ये बेसिकली एक तरीके से पूरा का पूरा ये प्लेनेट ही है, या मैं ये कहूँ कि ये चारों ओर लिपटा हुआ है। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे वांग लिन को अब थोड़ा डाउट होता है कि यहाँ पे ग्रीड मेरे पीछे अकेला आया है या इसके साथ बाकी के लोग भी हैं। वांग लिन डिसाइड करता है कि ये इस माउंटेन समेत ही ग्रीड को यहाँ से उठा ले जाएगा, साथ ही जो नीचे मेटल वेन है वो उसमें से थोड़ा पार्ट भी लेगा। और तभी वांग लिन को अपने पीछे एक कोल्ड ऑरा फील होती है, जिसे फील करते साथ ही वो अपना स्टॉप स्पेल यूज करता है बिना एक सेकंड गवाए और पकड़ता है उस माउंटेन को और अपने बैग ऑफ होल्डिंग में रख के वहां से वही एस्केप स्पेल का यूज करके निकल जाता है। और वांग लिन अपने मन में कहने लगता है कि आखिर यहाँ पे कितने सारे मून गेजर सर्पेंट्स हैं, क्योंकि लास्ट टाइम वांग लिन को बस 2 ही यहाँ पे दिखे थे। अब यहाँ पे वांग लिन को ग्रीड पे गुस्सा आता है। वो मन में सोचता है कि आखिर इसने ऐसा क्या किया कि यहाँ एक छोटा सा मून गेजर सर्पेंट भी अपने 3rd स्टेप पे पहुंच चुका है। वांग लिन इसे निकल ही रहा था कि तभी उसे कुछ याद आता है और वो कहने लगता है कि कहीं ये वो तो नहीं। गॉड उसी की मेमोरी में वांग लिन ने देखा था कि ये जो मून गेजर सर्पेंट है जो कि एक पैरासाइट है, इनके अंदर एक फ्लावर होता है जिसका नाम है मून फ्लावर और ये एक्सट्रीमली पॉइजनस होता है और सिर्फ एंशिएंट गॉड होते हैं उनका प्योर ब्लड ही इसे क्योर कर सकता है। और अगर किसी सर्पेंट से इस मून फ्लावर को निकालने की कोशिश करे तो वो एक्सप्लोड कर जाएगा और जितना बड़ा वो सर्पेंट होगा उतना ही बड़ा एक्सप्लोजन होगा। अब यहाँ पे वांग लिन अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ग्रीड ने इस चीज को ट्रेजर समझ लिया हो और वो यहाँ पे आके फंस गया। अब वांग लिन सोच में पड़ जाता है क्योंकि अगर ये एक्सप्लोड करता है, अगर इसके फ्लावर को यानी कि निकाल लिया जाता है तो जो नॉर्दर्न डोमेन वाला पार्ट है ना उसका आधे से ज्यादा हिस्सा सेकंड्स में वाइप आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे वांग लिन समझ जाता है कि असल में ग्रीड को इस सर्पेंट ने ही पूरा का पूरा निगल लिया होगा। तो वांग लिन अब उसी जगह पे वापस जाता है और चेक करता है जहाँ पर उसे एक वॉइस सुनाई देती है जो कि ग्रीड की होती है। वो कहता है कि क्या यहाँ पे कोई फेलो कल्टीवेटर है, अगर हाँ तो प्लीज मेरी जान बचा लो, बदले में मैं तुम्हें बहुत बड़े बड़े रिवॉर्ड्स दूंगा, प्लीज मेरी मदद करो। अब यहाँ पे मैं बताया जाता है ग्रीड की कहानी। बेसिकली वो यहाँ पर ट्रेजर की तलाश में आया था और वो ट्रेजर और कोई नहीं बल्कि मून फ्लावर था, लेकिन उससे पहले इसने अपने माउंटेन के जरिए से उस मेटल वेन को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में लेने की कोशिश की, जिस वजह से मून गेजर सर्पेंट भी ट्रिगर हो गया। भाई तुम्हारी कोई हड्डी का टुकड़ा ले रहा हो तुम्हें कितना दर्द होगा जरा सोचो। और तो हर बंदा यहाँ पे भी नहीं रुका, वो आगे बढ़ गया और इसे यही फ्लावर नजर आया। और वो कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, तो इसे ये देख कर ही पता चल रहा था कि इसके अंदर इंटेंस अमाउंट में डिस्ट्रक्टिव पावर है, लेकिन फिर भी उसने इसे टच किया और जैसे ही इसने टच किया बस एक सक्शन फोर्स ने इसे अपने अंदर घसीट लिया। और अगर इसके पास ये फर्नेस ना होता तो ये जो मून गेजर है ये कब का इसको पूरी तरीके से अब्सॉर्ब कर चुका होता। यहाँ पर बेचारी की बॉडी भी बिल्कुल पतली सी हो गई थी। इसने इस फर्नेस के जरिए से बार बार टेलीपोर्ट होकर यहाँ से एस्केप करने की कोशिश की थी, लेकिन जब आखिरी अटेम्प्ट उसने किया था तो इस बार इन टेंटिकल्स ने इस फर्नेस को ही पूरी तरीके से जकड़ लिया और तब से लेकर अब तक ये फर्नेस की पावर को ही ये टेंटिकल्स अब्सॉर्ब कर रहे हैं। यहाँ पे वांग लिन इस पे ध्यान नहीं देता और ग्रीड को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। और वांग लिन भी ये समझ चुका था कि ग्रीड यहाँ पे अकेला आया है, वरना अब तो कोई ना कोई इसे बचाने के लिए आ जाता। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन अपने असली काम में लग जाता है। वो यहाँ पर सेलेस्टियल एक्सेशन फ्रूट को निकालता है, उन्हें यहाँ पे रिफाइन करके हैंड साइन बनाते हुए इस मून गेजर सर्पेंट के रूट्स तक उन्हें पहुंचा देता है, जिस वजह से पूरा का पूरा ये जो सर्पेंट था ये बिल्कुल नशे में धुत हो जाता है। फिर वांग लिन निकालता है अपना अंडरवर्ल्ड रिवर और यहाँ पे बोन एक्सट्रैक्शन मेथड का यूज करता है, जिसका साथ ही वो यहाँ पर 150 फुट से ज्यादा की जो हड्डी है उसे निकाल चुका था, जिससे यहाँ पर ये जो सर्पेंट था इसे पेन तो हो रहा था लेकिन इतना ज्यादा ये नशे में था कि इसे पता नहीं चल रहा था कि आखिर इसके साथ चल क्या रहा है। यहाँ पे वांग लिन का जो सेलेस्टियल गार्ड था यानी कि दू जियान वो भी बाहर आता है और वांग लिन की मदद करता है। वांग लिन सभी की मदद से फाइनली एक बहुत बड़े पीस को यहाँ पे
उखाड़ लेता है और अब अपने गार्ड के साथ वांग लिन इस बड़े से पीस को उठाकर यहाँ से एस्केप करने लग जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि बाकी के टेंटिकल्स इसी की तरफ बढ़ रहे थे, जो देख के वांग लिन एक के बाद एक ट्रेजर्स को एक्सप्लोड कराता है, जिसके साथ ही वो 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन के हर एक स्वॉर्ड को भी एक्सप्लोड करा देता है। लेकिन ये जो मून गेजर सर्पेंट था ये नशे में होने के बावजूद भी वांग लिन को ही ट्रैक किए जा रहा था। इस दौरान यहाँ पर जमीन कांपने लगती है और एक बहुत ही पावरफुल फोर्स बाहर निकलता है, जिस वजह से वांग लिन के मुंह से भी खून निकलता है, लेकिन बंदा अपना फिर भी नहीं रुकता। पर तभी वांग लिन ये फील कर पा रहा था कि ये जो प्लेनेट यूनशिया है ये अब धीरे धीरे कोलैप्स कर रहा है। वांग लिन के कानों में एक वॉइस सुनाई देती है, जो सुन के वांग लिन भी हैरान था, क्योंकि ये एंशिएंट लैंग्वेज में था और ये मून गेजर सर्पेंट कह रहा था। जिसके बाद ये जो मून गेजर सर्पेंट है ये एक बहुत ही पावरफुल स्पेल का यूज करता है, जिसे फील करते साथ ही वांग लिन भी एंशिएंट लैंग्वेज में रिप्लाई देता है, जो सुन के सर्पेंट भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है और जमीन के अंदर से जो उसका मुंह निकल रहा था वो भी बंद हो जाता है और वांग लिन समझ जाता है कि ये किसी 8 स्टार एंशिएंट गॉड की बॉडी में ही रहा होगा, तभी तो इससे इतना पावरफुल स्पेल आता है। अब यहाँ पे क्योंकि ये मून गेजर सर्पेंट काफी ज्यादा कंफ्यूज था, तो जिस जगह पे ग्रीड ट्रैप था अचानक से वो जगह थोड़ी ढीली पड़ जाती है और जो ग्रीड है फाइनली वो बाहर निकल आता है और इतने टाइम बाद बाहर आके वो काफी ज्यादा खुश था कि तभी यहाँ पर ये जो मून गेजर सर्पेंट है ये वापस से एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ कहता है, जो सुन के वांग लिन की आंखों में भी कोल्डनेस आ जाती है और वो एंशिएंट लैंग्वेज में कहता है कि मैं सिर्फ आधा हिस्सा ही वापस करूंगा और वो इस बड़े से बोन का बस आधा हिस्सा वहाँ पे गिरा देता है और ये जो आधा हिस्सा था ना उस बोन का ये किसी माउंटेन जितना बड़ा था। अब यहाँ पर ये जो बोन का बड़ा वाला पीस था ये सीधा ग्रीड से टकराने वाला होता है, लेकिन ग्रीड जैसे तैसे खुद की जान बचाता है और ग्रीड जो कि उस क्रैक से बाहर निकल ही रहा था कि तभी वो वापस से इसके अंदर फंस के रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन अपने स्टार कंपास को निकालकर यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन ये जो मून गेजर सर्पेंट था ये वापस से एंशिएंट लैंग्वेज में कुछ कहता है, जिसे सुन के इस बार वांग लिन भी बहुत ज्यादा डर जाता है और वो जब पलट के देखता है तो उसके पीछे काफी सारे छोटे छोटे जो सर्पेंट्स थे यानी कि 100 फीट से छोटे, वो सभी हाथ धो के पीछे पड़े थे और वांग लिन के लिए ये सिचुएशन लाइफ एंड डेथ वाली थी। और वांग लिन समझ चुका था कि इस वक्त उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। अब अगर तुम्हें याद होगा तो वांग लिन के पास सेलेस्टियल लिक्विड की कुछ बूंदे पड़ी हुई थी, तो वांग लिन उनमें से एक को पीता है, जिस वजह से इसकी बॉडी में जो सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी है वो काफी तेजी से बढ़ जाती है और वांग लिन वापस से स्टॉप स्पेल का यूज करता है और हर एक चीज को यहाँ पे फ्रीज कर देता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीड जो कि उस क्रैक में से यानी कि उस सर्पेंट के मुंह में से वांग लिन को देख लेता है, उससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो मन ही मन उसे कोसते हुए चिल्लाते हुए कहता है कि वांग लिन के बच्चे तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पे ग्रीड जो था वो भी वांग लिन के स्पेल की वजह से यहाँ पे फ्रीज हो जाता है और वांग लिन यहाँ से एस्केप करने लगता है, लेकिन तभी वांग लिन को एक टेरिफाइंग ऑरा फील होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो मून गेजर सर्पेंट था ये धीरे धीरे अपनी पूरी कॉन्शियसनेस को गेन कर रहा था और इमीडिएटली वो वांग लिन की तरफ फिंगर ऑफ एंशिएंट गॉड नाम की टेक्निक का यूज करता है। अब यहाँ पे वांग लिन इसे देखते साथ ही पहचान जाता है कि ये असल में एक एंशिएंट गॉड का अटैक है और जब कोई सर्पेंट अपने थर्ड स्टेप के बिल्कुल फाइनल स्टेप पे पहुंच जाता है तो तब वो एंशिएंट गॉड के इस अटैक को वो कॉपी करके यूज कर सकता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ग्रीड भी उस स्पेल से बाहर आ जाता है, लेकिन बेचारा जैसे ही बाहर निकलने वाला था कि तभी वापस से वो क्रैक पूरी तरीके से बंद हो जाता है, जिस वजह से बेचारी की शक्ल देखने लायक थी। वो बीते 100 साल से यहाँ से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो बची कुछ उम्मीद उसे नजर आ रही थी वो वापस से यहाँ बंद हो चुकी है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ग्रीड है वो अपने पास से एक ट्रेजर निकालता है जिसे कि माउंटेन एंड रिवर स्क्रीन कहा जाता है और यहाँ पे देखते साथ ही वांग लिन की आंखें चमक उठती हैं और ये जो एंशिएंट गॉड का फिंगर था ना ये इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि वांग लिन की ओरिजिन सोल जैसे इसकी बॉडी से बाहर निकलना चाह रही है और खुद को इस इम्पैक्ट से बचाने के लिए ही ग्रीड उस ट्रेजर का यूज करता है, जिसके जरिए से उसकी बॉडी थोड़ी दूर छिटक जाती है और वो उस क्रैक से बाहर आ जाता है। लेकिन अब ये जो एंशिएंट गॉड फिंगर जो अटैक था ये अब ग्रीड को अपना निशाना बनाता है। इस मौके का फायदा उठाकर वांग लिन उसके उस स्क्रीन वाले ट्रेजर को चुरा लेता है और अब वांग लिन अपने बॉडी में बची कुची सेलेस्टियल स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते हुए वापस से स्टॉप स्पेल अब ग्रीड की तरफ करता है, क्योंकि वो चाहता था कि ये जो फिंगर है ये ग्रीड से टकराए ताकि इसका इम्पैक्ट थोड़ा कम हो जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि ये फिंगर ग्रीड से जैसी टकराने वाली होती है, ग्रीड अपने पास से एक ट्रेजर निकालता है जो कि दिखने में किसी क्राउन जैसा था और जिसमें बेसिकली एक्सट्रैक्टेड सोल की पावर्स छिपी थी और यहाँ पे जैसे वो इसे पहनता है तो इस फिंगर के टकराने की वजह से उसमें क्रैक बन जाते हैं और जिस वजह से इतना पावरफुल इम्पैक्ट रिलीज होता है कि ग्रीड की बॉडी बहुत दूर जा गिरती है। अब ये जो फिंगर थी अब ये वांग लिन का रुख करती है और उसकी तरफ तेजी से पड़ती है। यहाँ पे वांग लिन अपना सब कुछ इस अटैक को रोकने के लिए लगा देता है। लिंक यानी वो की स्वॉर्ड एनर्जी से लेकर उसका वो जो सेलेस्टियल स्लॉटर आर्ट था उसके सिंबल्स को भी वो यहाँ पे बनाकर इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन स्वॉर्ड एनर्जी की वजह से इसका जो स्पीड है वो थोड़ा कम होता है। बट एट द एंड ये सीधा वांग लिन की बॉडी से जा टकराता
जाता है, जिससे वांग लिन इमीडिएटली खून की उल्टियां करने लगता है और इसकी बॉडी वही सेकंड्स में कोलैप्स कर जाती है। और ये अटैक इतना ज्यादा टेरिफाइंग था कि वांग लिन की ओरिजिन सोल उस एंशिएंट थंडर ड्रैगन को डिवोर करने के बाद, जो कि इसकी बॉडी को छोड़ नहीं पा रही थी, अचानक से वो भी रिलीज हो जाती है और वांग लिन अपने सोल फॉर्म में आता है और बाकी सारी चीजों को पकड़ता है, इंक्लूडिंग वो सेलेस्टियल गार्ड और वो बोन और ग्रीड के बाकी के ट्रेजर्स को भी, और वो यहाँ से तेजी से रवाना हो जाता है। अब यहाँ पे वांग लिन की स्पीड काफी ज्यादा थी, लेकिन ये जो सरपेंट था ये भी काफी ज्यादा गुस्से में था। वांग लिन यहाँ पर तेजी से अपने स्टार कंपास पे जाके बैठ जाता है और इससे इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन ये जो सरपेंट था ये भी वांग लिन को पीछा कर रहा था। वांग लिन यहाँ पे ग्रीड को कर्स करता है, क्योंकि इस मिशन में बस इसकी वजह से वांग लिन ने कितना कुछ गवा दिया, अपनी ओरिजिनल बॉडी से लेकर 7 स्वॉर्ड फॉर्मेशन, लिंग ध्यानियों की स्वॉर्ड एनर्जी और अपना वो रिस्ट्रिक्शन फ्लैग, कितना कुछ वांग लिन ने गवा दिया था। और अगर वांग लिन यहाँ से जिंदा बच पाया तो ही वांग लिन खुद को लकी समझेगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की स्पीड काफी ज्यादा हो जाती है और अब वो इस ऑल 11 स्टार सिस्टम के जो साउथर्न डोमेन है वहाँ पे पहुंच जाता है और वांग लिन इमीडिएटली लैंड करता है। तो जब पीछे मुड़ के देखता है तो ये जो मून गेजर सरपेंट था अचानक से ये भी यहाँ पे आके रुक जाता है, बस 4-5 बार दहाड़े मारता है और फिर यहाँ से चला जाता है। वांग लिन ये देख के हैरान था कि इतना पावरफुल मून गेजर सरपेंट जो कि किसी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, आखिर वो इस साउथर्न एरिया में आके क्यों रुक गया? क्या यहाँ पर उससे भी खतरनाक कोई चीज है? पर फिलहाल के लिए वांग लिन खुश था कि वो सही सलामत बच गया और अब वो देखता है कि उसकी जो ओरिजिन सोल है ये भी काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है और उसे जल्द से जल्द अपने लिए एक बॉडी को रिफाइन करना होगा। लेकिन उससे पहले वांग लिन डिसाइड करता है कि सबसे पहले वो एक केव ढूंढेगा, इस मेटल वेन को रिफाइन करेगा और फिर हेवन डिफाइंग बीट को कंप्लीट करेगा और फिर वो अपने लिए एक नई बॉडी को यहाँ पे बनाएगा भी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। एंड आई नो कि ये वीडियो एक दिन बाद आ रही है, असल में ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो चुकी है और मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इसे मुझे रिकॉर्ड करने में ऑलमोस्ट 2 दिन लगे हैं। बाकी मैंने जब जब टारगेट दिया है तुम लोगों ने कंप्लीट किया है, तो नेक्स्ट वीडियो आई है, तो इस बार अगर नहीं आ रही तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना और कमेंट में ऐसा कुछ मत कहना कि यार बाद में मुझे हर्ट हो, क्योंकि तुम्हारी तरह मैं भी एक इंसान हूँ जो बीमार पड़ सकती है। और जब मैंने लास्ट वीडियो में टारगेट दिया था तो मुझे कोई आइडिया थोड़ी था कि अगली सुबह मेरी तबीयत खराब हो जाएगी। खैर जो समझते हैं वो समझते हैं, पर जो नहीं समझते वो कमेंट में ऐसी बात कहते हैं ना कि फिर बुरा लगता है रीड करके। हालांकि मैंने कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी बता दिया था कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर क्या करूँ, तुम लोग पढ़ते नहीं हो और ऐसे वैसे कमेंट करते रहते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।